बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। तो गर्मी के गर्म शहर, जी हाँ, बस गर्मी अब बस कुछ ही दूर है। इनफैक्ट बहुत सारे शहरों में तो आपको गर्मी का आभास अभी से होने लग गया है। बाजार में लेकिन कहाँ गर्मी मिल सकती है, यानी ऐसे की गर्मी कहाँ हो सकती है? इस गर्मी के मौसम में कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में भी गर्मी ला सकते हैं? इसी पर ये खास चर्चा होगी, गर्मी के कुल गर्म शेयर। और खास शो हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अलग अलग डिविजन पर इस पर नजर डालेंगे। गर्मी को लेकर पहले ही सरकार भी काफी जागरूक है। पावर सेक्टर की बात हो, एफएमसीजी स्पेस में कौन से वो शेयर हैं जो गर्मी के इस सिक्लिकल टाइम पे ज्यादा ट्रेडर्स के रडार पर होते हैं, और साथ ही आपके लिए उन सारे स्टॉक्स के साथ साथ गेस्ट की रिकमेंडेशन भी होंगी जो अपना असेस करेंगे एनालिसिस यहाँ कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के डायरेक्टर मिस्टर आशीष माहेश्वरी हमारे साथ होंगे, और साथ ही प्रॉफिट मार्ट के हमारे साथ अविनाश गोरक्षाकर भी होंगे। उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी रिकमेंडेशंस गर्मी को देखते हुए कौन कौन से स्पेसेस पर उनकी नज़र है। चलिए, तो 3 स्पेसेस, पहले एक स्पेस को टच करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर क्षेत्र में भी जिस तरह से जब गर्मी बढ़ती है, पावर की रिक्वायरमेंट्स, पावर माइंस में आपको कोल सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। इनफैक्ट हाल ही में सरकार ने जितनी भी इंपोर्टेड कोल पर निर्भर रहने वाली पावर प्लांट्स हैं, उन्हें तो पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात भी कही है, क्योंकि गर्मियों को देखते हुए पावर सप्लाई कम ना हो, पावर प्लांट्स को कोल की सप्लाई कम ना हो, इसलिए ये स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। दूसरा स्पेस कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, हम लगातार देख रहे हैं व्हाइट गुड स्पेस में व्हाइट गुड प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, चाहे सिम्फनी हो, वोल्टास हो, ब्लू डार्ट हो, ब्लू स्टार हो, इन सभी स्टॉक्स की डिमांड अब से शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं स्टॉकिस्ट तो शुरू भी कर देते हैं जनवरी से इन स्टॉक्स को स्टॉकिस्ट शुरू भी कर देते हैं भरना। लेकिन एट द सेम टाइम अब कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में कौन से वो स्टॉक्स होंगे? क्या वो कोल्ड ड्रिंक के स्टॉक्स होंगे, गर्मी एसी कूलर के स्टॉक्स होंगे? कौन से वो स्पेसेस होंगे जिस पर आपको नजर देनी है? पहले एक बार शरद से समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम दोनों ही गेस्ट से, आशीष माहेश्वरी से भी और अविनाश गोरक्षाकर से भी बात करेंगे। तो शरद से पहले समझते हैं कि शरद इनफैक्ट हमारे साथ ही होंगे स्क्रीन पे, और उनसे ये समझेंगे कि शरद, स्पेसेस हमने 3 मोटे क्या किए। पावर स्पेस की बात की, कंज्यूमर ड्यूरेबल की, और इस गर्मी के माहौल में लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, लोग बाहर जाएंगे, एसी कूलर यूज करेंगे, क्या स्पेसेस हैं और इनसे जुड़े हुए कौन से स्टॉक्स हैं जो आप हमारे लेकर आए? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा पावर सेक्टर का। आपने सबसे वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि पावर सेक्टर में पावर की डिमांड जो है ओवरऑल बढ़ने वाली है, और इसके कारण बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि आपके एनटीपीसी हो गए, एनएचपीसी हो गए, इन स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है ऑफकोर्स पावर सेक्टर के, उस पर भी हम फोकस करते हैं। जनवरी में लगभग देख सकते हैं 12% की मजबूत डिमांड देखने मिली है। और प्रियंका, ये इंपॉर्टेंट बात होगा कि FY23 में ऑलरेडी अभी तक जो है लगभग 10% से ज़्यादा का इंक्रीज जो है आपको देखने मिला है पावर सेक्टर का डिमांड में। लेकिन और जो इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ मैं कि जो अप्रैल तक जो पीक पावर डिमांड होता है वो भी 229 गीगावाट्स तक जो है आगे बढ़ने वाला रहेगा। और ऑफकोर्स आर्थिक गतिविधियाँ में भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है, और याद रखिए लास्ट ईयर का बेस भी थोड़ा कम है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, समर आ रही है, तो उसके कारण जो है आपके पावर रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। वॉल्यूम बाइंग भी आया है, और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में भी अच्छी तेज़ी आई है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग देखने मिल सकता है। ये आप बात ठीक कर रहे हैं। एक पार्ट को, सेगमेंट को स्प्लिट करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो पावर ट्रांसमिशन से जुड़े हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हो, पावर प्लेटफॉर्म्स हो, इनमें आपको एक करंट सा तो दिखता है, और सरकार पहले ही आपको अलर्ट कर रही है कि पावर डिमांड और पावर शॉर्टेज ना हो, उसके लिए वो क्या स्टेप्स ले सकती है। स्टॉक्स आपने हाईलाइट किए, हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे, आशीष माहेश्वरी और साथ ही अविनाश गोरक्षाकर। एक करके उनसे बात करते हैं। आशीष, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। खबर हमें अभी शरद ने जो समझाई कि पहले ही सरकार अलर्ट है, और वो पहले से ही यहाँ अवर्टेड रहना चाहती है कि किसी तरह से भी पावर शॉर्टेज ना हो, पावर प्लांट्स को सप्लाई की शॉर्टेज ना हो, कोल की शॉर्टेज ना हो, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे, मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमें इंश्योर भी करना चाहती है। ऐसे में कौन से इस स्पेस से कौन से स्टॉक्स आपको नजर आते हैं जहाँ पर आपको लगता है थोड़ी गर्मी बढ़ सकती है, यानी मुनाफे की गर्मी बढ़ सकती है? देखिए, मैं डायरेक्ट पावर जो कंपनीज हैं उस पर बैट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है जो प्रेशर बना हुआ है टाटा पावर, अडानी पावर जैसे स्टॉक्स के कारण से, तो एक थोड़ा सा सेक्टर, पावर सेक्टर में
के स्टॉक्स में एक थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। जरूर बिजली की डिमांड बढ़ रही है, बट जो सरकार है वो इतनी आसानी से जो एंड यूजर को उसका डिसएडवांटेज जो है पावर टेरिफाई का, वो इतनी आसानी से पास ऑन करने देंगी नहीं। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसकी बजाय आप ऐसी कंपनियां ढूंढें जो पावर के एंसिलरी बिजनेस में हो। तो जैसे मैंने कंपनी को आइडेंटिफाई किया है एनसीसी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एनसीसी का काफी बड़ा कारोबार भी है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन टावर इरेक्शन का काम है ईएचवी और एचवी सेगमेंट में, हाई वोल्टेज सेगमेंट पे, तो वहां पर ये कंपनी काम करती है और 32,000 से ज्यादा विलेजेस का ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी कर चुकी है। इसके अलावा इरिगेशन और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन दूसरी उसकी एक्टिविटी है। बट मेरा मानना है ये जो इसका एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल स्पेस में, इसमें मुझे काफी पोटेंशियल नजर आता है और इसलिए मैंने 110 रुपए का लक्ष्य दिया है इस स्टॉक के लिए अगले 6 महीने में, पावर सेक्टर के लिए एक प्रॉक्सी प्ले। ठीक है, दैट्स राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट पावर स्टॉक्स को ही ले, आप उस सप्लाई चेन से जुड़े हुए, उस पूरी वैल्यू चेन से जुड़े हुए प्लेयर्स को भी ले सकते हैं। तो इसी कड़ी में आपको अविनाश हमारे को आशीष ने कुछ 2 स्टॉक्स भी दिए, लेकिन 2 बड़ी थीम्स दूसरी हैं। एक है एफएमसीजी और दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। एफएमसीजी पैक में भी तो कितनी सारी चीज़ें हो गई ना, हम खाएंगे पिएंगे उसी अकॉर्डिंग। गर्मी के लिहाज से आपको ऐसे कौन से स्टॉक समझ आ रहे हैं, और साथ ही सीडी सेगमेंट में तो हम ऑलरेडी तेजी देख भी रहे हैं, तो कुछ हाईलाइट करेंगे आप यहाँ अलग? जी बिल्कुल, लेकिन प्रियंका आपको मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद आता है कि आइसक्रीम, ये बताइए पहले। समर आ चुका है। देखिए, मैं कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ कोल्ड कोई भी ड्रिंक पी सकती हूँ, आयरेटेड ड्रिंक नहीं पी सकती। जी बिल्कुल, वो सारे ऑप्शंस रहेंगे। और ऑफ कोर्स बात किया जाए तो आईएमडी के में जो मार्च के जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी समर की लेवल्स जो है बहुत हाई साइड रहेंगे। और ऑफ कोर्स फोकस रहने वाला है आपका आइसक्रीम लेके, कोल्ड ड्रिंक लेके। लेकिन ये कंपनीज कौन से हैं ये जानेंगे सबसे पहले। ऑफ कोर्स जनवरी और जून में जो है लगभग 60% डिमांड वरुण बेवरेजेस से आता है, और इनका जो है बॉटलिंग करते हैं पेप्सिको का, और उनका भी कमेंट्री जो है बहुत स्ट्रांग देखने मिला है। लेकिन जो HUL है उनकी ब्रांड है क्वालिटी वॉल्स। हाँ, आइसक्रीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में लगभग 40% से ज़्यादा का सेल्स जो होता है और एक अच्छी ग्रोथ जो होती है इस पीरियड में देखने मिलती है। तो ऑफ कोर्स आपको एफएमसीजी स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेक्टर और भी है जो इमामी और जाइडस वेलनेस केयर करता है, वो है आपके घमौरी के पाउडर। और इसमें आप देखें तो लगभग 40% मार्केट शेयर इमामी का है, और जाइडस वेलनेस का वो लगभग 34% का है। तो ये जो हुए आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हुए, पर्सनल प्रोडक्ट्स हुए, जो आपके समर को लेटे होते हैं। लेकिन ऑफकोर्स अब आप जो है आइसक्रीम खा चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी चुके हैं, ठंडी हवा खानी है, अब एसी चलाने का बात होगा, राइट? हाँ। तो उसके पहले हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एसी, फ्रिज, इन पे जो है आप देख सकते हैं स्टॉक्स लाए प्रोड्यूसर्स। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं एयर कंडीशनर में लगभग आप कह सकते हैं 60% की बिक्री होती है इस सेगमेंट में। और बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपने पहले ही कहा था प्रियंका, जैसे कि सिम्फनी हुआ, फिर ब्लू स्टार हुआ, वोल्टस हुआ। तो उन स्टॉक्स में भी जो आप देख सकते हैं अच्छी कंट्रीब्यूशन आती है, लगभग आप कह सकते हैं 60 to 85% का रेंज पे रहता है। तो ये दोनों थीम पे भी जो है हमारी पूरी नज़र बने रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा, बहुत कैटेगराइज किया शरद ने, यानी आप कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, आप समर डिओड्रेंट्स, समर पाउडर्स भी लेंगे, और साथ ही आप आइसक्रीम्स भी खाएंगे। तो वो HUL और मैरिको जैसे प्रोडक्ट्स की भी एक लिस्ट है। बिल्कुल शुक्रिया शरद, ये सारी सेगमेंट्स और सारे थीम्स को टच बेस करने के लिए। अब हम बात करते हैं अविनाश से। अविनाश, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट कर दे, जो शरद अभी बात भी कर रहे थे, IMD की प्रोजेक्शन तो आई कि इस बार अबव द नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त आपको सारे देश में देखने को मिलेगा समर सीजन। एट द सेम टाइम एल नीनो का भी खतरा बना हुआ है। ये रिस्क भी अब टेबल पर, क्योंकि कल FM का भी एक स्टेटमेंट आया कि एल नीनो के रिस्क को एक बार असेस करना होगा कि ये रिस्क है या नहीं, या कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। सो यानी अगर आपका मॉनसून हैम्पर्ड होता है, टेम्परेचर ऑलरेडी उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है, गर्मी की ज़्यादा मार पड़ती है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में कंसर्न बनेंगे, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ जाएगी। अब हमारे साथ अविनाश है, अविनाश से समझते हैं। अविनाश, 2 सेगमेंट्स जो हम टच बेस कर रहे हैं, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये ऑलरेडी थीम चल रही है। एक और जो थीम हमें अभी शरद समझा रहे हैं कि वो FMCG में आप पाउडर, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स, उसको देखते हुए कुछ स्पेशल स्टॉक्स जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए लाए हैं। ये बहुत छोटे पोजिशनल होंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होंगे। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए,
क्लियरली जैसे आशीष ने कहा कि पावर जनरेशन पे हम इतने पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेक्टर थोड़ा सा ऑलरेडी रीरेट हो चुका है। लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियां है, जैसे कि एसी और कूलर वाली कंपनियां, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी तो चाल शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें सिम्फनी काफ़ी पसंद है। सिम्फनी के थर्ड क्वार्टर नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, और हमको लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे सिम्फनी करीबन 60-70% मार्केट शेयर एंजॉय करता है। तो करीबन 1350-1360 का यहाँ पे टारगेट मुझे लग रहा है कंफर्टेबली पॉसिबल है। ये कंजर्वेटिव टारगेट्स है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे आपको वॉल्यूम नंबर्स और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और दूसरी कंपनी हेवल्स ने देखिए दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा मॉडरेटली सॉफ्ट परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन जिस प्रकार का आउटलुक और कमोडिटी प्रेशर था वो मोरलेस एक्सपेक्टेड था। आप अगर दूसरी कंपनीज देखें जैसे वोल्टास, उन्होंने भी कोई अच्छे नंबर दिखाए नहीं थे, बट आने वाला सीजन अगर अच्छा होता है तो हेवल्स में भी हमको लग रहा है कि एक अच्छी चाल बनेगी। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी बिल्कुल नेट डेट कैश पॉजिटिव है, काफी कर्जा बैलेंस शीट पे नहीं है, और मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे करीबन 1400 का टारगेट प्राइस आपको हेवल्स में मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी है। और जैसे शरद ने कहा कि देखिए जो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वाली कंपनी है वहाँ पे B2C वाला बिजनेस होता है, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पे हमारी पसंद वरुण बेवरेजेस पे रहेगी। वरुण बेवरेजेस में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस थर्ड क्वार्टर में आया है, प्लस गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अच्छी चाल आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है जहाँ पे आपको खरीदी करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कम से कम 1400-1450 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस में 1450 तक के लेवल दिखते हैं। इसमें दोनों चीज़ें आप देखें, वरुण बेवरेजेस की कमेंट्री जो आई थी, क्योंकि पेप्सिको को डायरेक्ट सप्लाई करती है, बॉटलिंग करती है, और एक अच्छा खासा मार्केट शेयर उसका इस दौरान रहता है, जनवरी टू जून, जो हाई पीक सीजन होता है आपके अप्रैल मई जून। लेकिन एट द सेम टाइम जो वरुण बेवरेजेस की कमेंट्री आई थी कि आपको उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी थी, वो भी एक बड़ा रीज़न रहा था जिसे आपको ध्यान रखना होगा कि स्टॉक को ध्यान में रखना है। प्लस ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पर भी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, इस पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव है। और अब अविनाश भी हमें ये स्टॉक 1450 तक के लेवल के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। आशीष से भी समझते हैं। आशीष, इस स्पेस में आपकी क्या पसंद होगी? कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में अगर हमें, हालांकि चालन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, वोल्टास हो, सिम्फनी हो, आपको कोई पसंद आता हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो? इनफैक्ट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ही मेरा पिक रहेगा। मेरा मानना है कि 2-3 दिन की बढ़त के बाद में आज स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, तो 1300 रुपए के आसपास स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की खासियत ये है कि ये सारे सेगमेंट में है, तो जैसे एयर कंडीशन तो है ही, उसके अलावा एयर कूलर भी कंपनी बना रही है, ऑटो कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं, LED टीवी बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, और जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जितना उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उससे ज़्यादा वो इन 3 तिमाहियों में ऑलरेडी कंपनी अर्न कर चुकी है। और मेरा मानना है कि कंपेयर टू जो वोल्टास या ब्लू स्टार के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि 10 रुपए पेड अप शेयर है, 21 करोड़ का सिर्फ शेयर कैपिटल था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। तो मुझे स्टॉक का पसंद है और किसी भी करेक्शन पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, आपको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पसंद आता है, ठीक है। एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है व्यूवर्स को फिर से समझाना कि जितनी भी कमेंट्री एल नीनो को लेकर आ रही है, IMD का फोरकास्ट आ रहा है, आज हम बात भी कर रहे थे स्काईमेट से भी, अर्ली अप्रैल तक पता चल पाएगा कि एल नीनो का खतरा है या नहीं, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन पर मॉनसून कितना होता है, इस सब पे, सबसे फार्म इक्विपमेंट्स की सेल्स कैसी हो सकती है, ये सारी थीम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस पर वॉच आउट तो करना होगा। लेकिन अबव नॉर्मल टेम्परेचर IMD की जो प्रेडिक्शन पहले रही है, इस साल के लिए गर्मी और ज़्यादा कड़क पड़ सकती है, उसके चलते जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में, अब उस कड़ी में आशीष से भी समझ लेते हैं। इनफैक्ट ये आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कुछ और स्पेसेस इसी CD स्पेस में आपको पसंद आता हो? वरुण बेवरेजेस तो आपने शेयर किया FMCG में। आई थिंक सवाल अविनाश के लिए है। हाँ, अविनाश के लिए, सॉरी, यस अविनाश। देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि हमको कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां है वहीं पे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये सारे ज़्यादातर B2C वाली कंपनियां हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर
ओडीएम का मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जैसे आशीष ने कहा कि उनको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पसंद है, तो मुझे अंबर एंटरप्राइजेस काफ़ी पसंद है, क्योंकि अंबर एंटरप्राइजेस अगर हम देखें तो क्लियरली एक इनडायरेक्ट प्ले है एयर कंडीशनिंग के ऊपर। ओडीएम का बेसिकली जो भी बैक एंड काम होता है एयर कंडीशनिंग का, वो सारा कुछ अंबर एंटरप्राइजेस करता है। तो ये और एक विकल्प हो सकता है कि गर्मियों के सीजन में आपको ये ऐसे इनडायरेक्ट जो बेनिफिशियरीज है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, उनको भी डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। बट मोटा मोटी B2C वाले जो प्लेयर्स रहेंगे, जैसे वरुण बेवरेजेस है, हेवल्स है, उसके बाद सिम्फनी है, यहाँ पे फोकस रखिए, क्योंकि जब भी मार्केट्स में उछाल आता है तो B2C प्लेयर्स में आपको ज्यादा री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अविनाश की एक बार सारी की सारी रिकमेंडेशन फिर से वापस लेकर आते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में ही उन्होंने हमें हेवल्स भी दिया, वरुण बेवरेजेस का भी टारगेट दिया, और साथ ही इन्होंने हमें सिम्फनी भी दिया, और अंबर इंटरनेशनल भी हमें पसंद आता है, अंबर एंटरप्राइज भी उन्हें पसंद आता है, सप्लाई चेन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स भी पसंद आएंगे। बिल्कुल, जो प्रोडक्ट्स बना कर देते हैं इन बड़ी कंपनीज को, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को। सो ये टारगेट्स आप फिर से व्यूअर्स हमारे नोट कर लें। और अब आशीष से भी समझते हैं। आशीष, और कौन से स्टॉक्स होंगे आपके रडार पर, वैल्यू चेन से जुड़े हुए हों या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को सप्लाई करते हो, मैन्युफैक्चरिंग थीम में हो? जी, एक स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है इसी थीम में, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कंपनी जो दोनों बिजनेस में है, जो एक ईवी बसेस बनाती है और इंसुलेटर्स बनाती है पावर सेक्टर के लिए, दोनों में बिल्कुल उनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। और जैसा आज उनका एक अनाउंसमेंट भी आया था कि वो हाइड्रोजन फ्यूल बसेस भी बनाएंगे रिलायंस के टेक्निकल कोलैबोरेशन में, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। स्टॉक में हमने एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया था, 750 से गिर के स्टॉक ऑलमोस्ट 400 रुपए के लेवल तक आ गया था, और आज इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि चूंकि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैवलर्स है लोकल लेवल पे, वो कोशिश करते हैं कि एसी ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाए, ना कि नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन। और जो म्यूनिसपैलिटीज हैं वो भी JNNURM जो स्कीम है सरकार की, उसके अंदर काफी जो परचेजेस कर रही है वो ईवी और एसी बसेस की कर रही है, छोटे से छोटा ट्रैवल बॉडीज भी। तो इसलिए ये स्टॉक मुझे पसंद है, समर के हिसाब से भी और पावर के सेक्टर के हिसाब से भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में। एब्सोल्युटली आशीष, इनफैक्ट आपने तो एक और थीम अटैच की, बिल्कुल बात सही। अगर हम ठंडा खाना चाहेंगे तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, जो ट्रैवलिंग हो वो भी आसान हो, कंफर्टेबल हो, स्मूथ हो, और इसीलिए ओलेक्ट्रा क्लीन प्लस। इनफैक्ट आज तो ओलेक्ट्रा पे एक न्यूज़ भी है, उन्होंने एक हाइड्रोजन बस के लिए रिलायंस के साथ एक करार भी किया है। सो ये एक स्टॉक भी इस कड़ी में है। एक बार आशीष के भी सारे स्टॉक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर, जो उनकी रिकमेंडेशन है। उन्होंने हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रेकमेंड किया, ओलेक्ट्रा रिप्रेजेंट किया, इनफैक्ट एनसीसी भी उन्होंने बताया हमें। इस पूरी थीम में जो वैल्यू सप्लाई चेन होगी, उसमें आपको एनसीसी पर भी ध्यान रखनी होगी, आपको ध्यान रखना होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और 1600 का टारगेट यहाँ रहेगा। हालांकि पोजिशनल बेट्स हैं, हमारे व्यूअर्स को ही हम याद दिला दें, 6 महीने का टारगेट है ये। आप ओलेक्ट्रा के लिए भी 6 महीने होल्ड करके रखते हैं तो आपको 600 तक के लेवल ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे देखने को मिल सकते हैं। और चौथा हमारे लिए टारगेट वो लेकर आए, आई थिंक ओके, यही सारे स्टॉक्स थे हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स में ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि थीम जो है वो एक थीम बहुत ही सिक्लिकल है। एक और कॉल आशीष आपकी बची है? एक जो मेरा कॉल है वो थोड़ा सा इस सेक्टर से हटकर है, वो है जेन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी दो कारोबार में है, जो ड्रोन के बिजनेस में है और एंटी ड्रोन बिजनेसेस में। इसके अलावा ड्रोन के थ्रू जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस बढ़ गया है, उसमें भी ये कंपनी काफी एक्टिव हो गई है। तो आपको गर्मी में बहुत ज्यादा जो मिलिट्री का सप्लाईज रहता है वो फिजिकली नहीं करना पड़ता है, अब आप ड्रोन के थ्रू सप्लाईज कर सकते हैं। इसके अलावा सिमुलेशन का जो एक बिजनेस है, जो एक सिमुलेटर ये प्रोवाइड करते हैं, उसकी भी काफी डिमांड बनी हुई है। तो जिसके कारण से अभी आपको रियल में फायर आर्म्स नहीं चलाने पड़ते, आप गर्मी के मौसम में भी अंदर अपने कंपाउंड में बैठ के सिमुलेशन पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना है काफी बड़े ऑर्डर्स मार्च तक ये कंपनी क्लोज करने वाली है इन दोनों सेगमेंट में। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा FMCG की बजाय एक स्टॉक यहाँ पिक किया, जो काफी बेहतरीन रिटर्न आपके दर्शकों को दे सकता है। नो प्रॉब्लम आशीष, हमें तो हमारे व्यूअर्स को तो रिटर्न से मतलब है। आप अच्छा स्टॉक बताएं, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसके रीजन हो, जो एक सिक्लिकल ट्रेंड में जरूर हो, अप ट्रेंड में हो, और उसमें मुनाफा मिल पाए। तो बिल्कुल ये
ये वाला एक ड्रोन से सप्लाई करने के लिए ज़ेन टेक्नोलॉजी, ये जो ट्रिगर आपने बताया ये भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट एक बार आशीष से क्विक टेक ले लेते हैं, अविनाश से क्विक टेक ले लेते हैं कि एफएमसीजी थीम में आपने हमें वरुण बेवरेजेस तो यानी क्योंकि खाने पीने के साथ साथ पीने की चीज़ें बढ़ेंगी, आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स आप ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे, तो खाने पीने की चीज़ों की थीम में और भी तो बहुत चीज़ें हैं। HUL मैरिको जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स मैरिको बनाती है जो इस समर में समर कूलर की तरह बिहेव करते हैं। अविनाश, वहाँ पर कोई होगी आपकी रिकमेंडेशन? नहीं, बिल्कुल देखिएगा, मुझे लग रहा है कि मैरिको और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये दोनों विकल्प ऐसे हैं कि इनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है एफएमसीजी के बास्केट में, जो गर्मियों के सीजन में लोग इसका कंजम्पशन करते हैं। तो डेफिनेटली लीवर के लिए भी मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने की चांसेस अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए ये सारे स्टॉक्स अगर वैल्यूएशंस की बात करें और विजिबिलिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी थोड़े से रन अप हो चुके हैं। तो लीवर और मरीको में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कम एक्सपोजर इन्वेस्टर्स डालें, और जो बाकी जो 3 शेयर्स हमने कहे हैं वहां पे ज्यादा पोजीशंस बनाएं, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर्स की एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कितना पैसा कौन से स्टॉक में लगाए। तो मैं समझता हूं कि एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली लार्ज कैप जैसे लीवर मरीको में आप थोड़ा सा पैसा जरूर लगा सकते हो, लेकिन सिम्फनी, हेवल्स और वरुण बेवरेजेस में हमको लग रहा है कि री-रेटिंग का पोटेंशियल अभी भी काफी सिग्निफिकेंट है, और आने वाले 6 से 8 महीने में आपको अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ अविनाश, क्योंकि जितने भी एफएमसीजी ब्रांड्स थे इनके लिए एक कंसर्न तो रूरल डिमांड स्लो डाउन था ही, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, वो रूरल में थीम दिख रही थी। हालांकि ब्रांड्स कह रहे हैं कि रूरल में पिकअप हो रहा है, पर डेटा बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उस बात को। अब लेकिन अगर इस बात से देखा जाए तो मैरिको के आपको लगता है कि मैरिको के लिए चीज़ें बेटर हो सकती है, क्योंकि मैरिको पे एक रीसेंट रिपोर्ट भी आई क्रेडिट स्विस के, और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स में अपटेक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट Q4 में ये सेगमेंट स्ट्रेंथन हो सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि रूरल मार्केट में अभी भी डिमांड पिकअप पूरी तरह से हुआ नहीं है, और आपने सही कहा कि जो तीसरे तिमाही के नंबर्स आ गए हैं मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज, वहां पे मिड टीन्स में आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। तो अंदाजा है कि इस बार होपफुली मानसून अगर अच्छा आता है और कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव सरप्राइज एल निनो नहीं करता, तो डेफिनेटली रूरल मार्केट में आपको वापस अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनपुट प्राइसेस एफएमसीजी कंपनीज के लिए अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है, तो वो एक अच्छी बात है कि मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर जो पहले दिख रहा था वो अभी नहीं होगा। बट वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने के लिए मानसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा। अगर मानसून ऑब्वियसली ठीक ठाक रहता है और इसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है, तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये रूरल ग्रोथ का जो मार्केट ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा बढ़त देखने पोटेंशियल रखेगा। तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो अच्छा लग रहा है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये एल निनो का फैक्टर अभी तक इतने सालों तक प्ले आउट नहीं हो गया। बट अगर प्ले आउट होता है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत इन कंपनीज को हो सकती है। ठीक है, इन कंपनी को दिक्कत हो सकती है। अभी समय है अर्ली अप्रैल तक IMD और स्काईमेट दोनों से हमने बात की थी, और दोनों का ही व्यू था कि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। जो थोड़ी कंफर्मेशन जैसे साइंस आपको मिलेंगे वो अप्रैल तक उसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर एल नीनो आता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर कंसर्न बढ़ेंगे। सिर्फ आशीष, सिर्फ यहाँ पर रूरल कंजम्पशन की बात नहीं है, सारे फार्म इक्विपमेंट्स की सेल्स भी हिट होने लग जाएगी। एक बड़ी सप्लाई चेन उस सेगमेंट पे, रूरल थीम पर, एग्री, केमिकल, फार्म इक्विपमेंट, वो सारी भी इफेक्ट होने लग जाएगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि यदि मॉनसून अच्छा नहीं आता है तो काफी सारे उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और मेरा मानना है कि ये साल बहुत ज्यादा एफएमसीजी कंपनीज के लिए वॉल्यूम ग्रोथ लेकर आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा इस बार एक्सटेंडेड मॉनसून रहा, उसके बाद में एक्सटेंडेड विंटर रहा और एक्सट्रीम विंटर रहा नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और अब एक्सट्रीम समर आ रहा है। तो यदि लोग बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, या उनका फार्म प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा, तो डिमांड कैसे पिकअप होगी। दूसरी बात ये, चूंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, तो चूंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादातर जो परचेजेस होती है रूरल इंडिया में वो क्रेडिट पर होती है, तो उसके कारण से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण से भी थोड़ा सा स्लो डाउन वहां पर आपको चाहे ट्रैक्टर की सेल हो या टू व्हीलर की सेल हो, वहां सब तरफ देखने को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंगो होने की जरूरत नहीं है वॉल्यूम के ग्रोथ पे, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट जो इश्यूज है वो अभी भी इकोनॉमी में बने हुए हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए
ऑलमोस्ट 36% इन कंपनियों की जो सेल है वो रूरल इंडिया से आती है। तो रूरल इंडिया काफी बड़ा ड्राइवर रहता है इन कंपनियों की सेल्स के लिए, बट फिर भी हायर टेंस में या लोअर टीन्स में ग्रोथ Right. ये कंपनियां फिर भी मेंटेन करेंगी। ऑल राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली आशीष। तो लेट्स वॉच आउट, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक कि इस फ्रंट पे इतनी बुरी खबर नहीं, राहत की खबर आए और एल नीनो जो एक सिर्फ डर है वो एक डर ऐसा ही रहे और कुछ रियल में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश और आशीष आप दोनों का, ही आज समय दिया और इस खास पेशकश में आप दोनों ने अपना समय दिया, व्यूज़ शेयर किए हमारे व्यूअर्स तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। कई सारी बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दी आपके लिए, निकाल कर लाए इस पूरे सब्जेक्ट और मैटर पर। टारगेट और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। विश यू वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो।